हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 9वीं के इतिहास की कक्षा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा अध्याय, जो कि है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं और सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो दोस्तों, ये अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं आप चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा एक बार अपने आसपास नज़र दौड़ा के देखें, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं आपके आसपास की जो आपको वन से प्राप्त होती है। जैसे कि आपकी कुर्सियाँ हो गई, या आपके टेबल हो गए, या फिर आप जो किताबों में कागज़ इस्तेमाल करते हैं वो हो गए। इनफैक्ट आपकी जो दवाइयाँ रहती है उसमें जो आप जड़ी बूटियों वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको जंगलों से मिलती है। और तो और जो आपकी चॉकलेट का जो रैपर रहता है, जो सेलोफेन पेपर उसमें इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको दवाइयों से मिलता है। आपकी जो बीड़ी बनती है उसमें जो तेंदू पत्तियों का इस्तेमाल हुआ है वो भी आपको जंगलों से मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं इससे कि जंगल में कितनी विविधता है हर टाइप की प्रकृति की। लेकिन ये जो विविधता है वो बहुत जल्दी लुप्त होते जा रही है। तो ये जो लुप्त हो रही है, इसकी वजह क्या है कि ये जो वन विनाश हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये अभी भी क्यों कंटिन्यू है, ये हम इस अध्याय में देखेंगे। और आगे चलिए हम बढ़ते हैं कि ये देखने के लिए कि वनों का विनाश क्यों हुआ। तो दोस्तों, जो औद्योगिकीकरण के दौर में जो सन 1700 से 1995 तक चला था, उस समय 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगलों का सफाया किया गया था, जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल में 9.3% था। तो औद्योगिकीकरण का जो दौर है दोस्तों, हम उसको इंग्लिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तब हुआ था जब नए नए उद्योग बनना शुरू हुए थे, नई नई फैक्ट्रियाँ खड़ी हुई थी। तो उस समय खेती के लिए और कोयले और फ्यूल के इस्तेमाल के लिए, ईंधन का जो इस्तेमाल हम बोलते हैं उसके लिए, और उद्योग खड़े करने के लिए इतना ज़्यादा आपका जो जंगल का जो वन का जो क्षेत्रफल था वो साफ कर दिया गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि जब वनों के लुप्त होने की सामान्यता जो रहती है उसको हम वन विनाश कहते हैं। मतलब जब हमारा वन खत्म होने लगता है तो उसको वन विनाश कहा जाता है, जिसको हमने अंग्रेजी में बहुत बार पढ़ा होगा। डिफॉरेस्टेशन का एक टर्म है, वो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। तो वन विनाश कई नई समस्या है, लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत नई समस्या है, पर उस समय के लिए थोड़ी सी नई समस्या थी। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उपनिवेशिक शासन के दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। तो चलिए हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद के समय इसने क्या रूप ग्रहण कर लिया और उस समय क्या क्या हुआ था। तो ज़मीन की बेहतरी, ये आपका पहला टॉपिक होगा इस अध्याय में कि उपनिवेशवाद के बाद ये ज़मीन की बेहतरी में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों, औपनिवेशिक काल में खेती में तेज़ी से फैलाव हुआ। इसकी कई वजहें थी। पहली, अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। तो जो हमारी पहली वजह थी, जो जिस वजह से ज़मीन की बेहतरी करवाई गई, वो ये थी कि अंग्रेज़ों ने व्यावसायिक फसलों को व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित किया। फिर जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में उपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अनुत्पादक समझा। गया। अनुत्पादक का मतलब ये होता है दोस्तों, जो ज़्यादा उत्पादन नहीं दे सकता, मतलब ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो सकता, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो जो जंगलों की प्रोडक्टिविटी थी उसको इन लोगों ने कम समझा, मतलब उसका जो उत्पादन देने का था, जो लोगों के लिए इस्तेमाल करने की उसकी जो शक्ति थी वो कम थी। उनके हिसाब से इस व्यर्थ का बयान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था, और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। तो यही वजह थी कि 1880 से 1920 के बीच में खेती योग्य ज़मीन के क्षेत्रफल में कुछ 60 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई थी। तो मतलब अनुत्पादक समझा, तो वो चाहते थे कि जो ये ज़मीन है उसमें जहाँ पे वन है वो काट के खेती कर दी जाए, कृषि कर दी जाए, ताकि जो उत्पादन है वो बढ़ जाए कृषि का, और लोगों को खाद्य पदार्थ ज़्यादा अच्छे से मिल पाए।
फिर खेती के विस्तार को हम इस विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी पड़ती है। तो ये सही है कि हाँ, खेती में बढ़ोतरी हुई, ये अच्छी बात थी कि खेती बढ़ी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि खेती करने के लिए वनों की कटाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे दोस्तों एक टेरा नूलियस के बारे में आपको दिया हुआ है। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे उसमें आपको पेज पे एक बॉक्स दिखेगा। तो आपके जो ये बॉक्सेस रहते हैं ये भी आपके काम आते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ एक छोटा सा कि ये टेरा नूलियस क्या है। तो जब श्वेत निवासी ऑस्ट्रेलिया में उतरे तो उन्होंने दावा किया कि महाद्वीप खाली था, ये टेरा नूलियस था। तो ये जो टर्म था, ये जो शब्द था टेरा नूलियस, ये इसीलिए आया क्योंकि इन्होंने बोला था कि जब ये श्वेत निवासी मतलब जो वाइट पीपल थे, मतलब जो ब्रिटिश थे, जब वो ऑस्ट्रेलिया में आए तब उन्होंने बोला कि ये जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया का जो महाद्वीप है वो खाली है, और उस टर्म को उन्होंने टेरा नूलियस कहा। लेकिन उसी टाइम पे आप अगर देखेंगे तो गोरे बसने वालों को नगारिन जेरी जैसे आदिवासियों द्वारा परिदृश्य के माध्यम से निर्देशित किया गया था। मतलब उस टाइम पे यही श्वेत निवासियों को, जो वहाँ के ओरिजिनल्स थे, मतलब जो नगरिंद जेरी थे, नगरिन जेरी जो लोग थे, मतलब जो वहाँ के ही नेटिव्स थे, जो वहीं पे रहते थे, और वहाँ पे उनकी जो उनका कबीला था, उनकी ट्राइब जिसको बोलते वो थी, उन्होंने ही उनको निर्देशित किया, उनको गाइड किया कि यहाँ पे इस महाद्वीप पे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, आपको कहाँ कौन से उत्पादन मिलेंगे और कैसी ज़मीन पे कैसा उत्पादन हो सकता है। तो अब चलिए देखते हैं कि ये पटरी पर जो स्लीपर थी वो कैसे बनी। स्लीपर दोस्तों क्या होता है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। स्लीपर वो होता है, जैसे अगर आप किसी भी रेलवे लाइन को देखें तो उसमें बीच में से लकड़ी का एक वो बिछाया जाता है, पट्टी जैसे बिछाई जाती है, ताकि जो दोनों साइड है ट्रैक के वो साथ में रहे, जुड़े हुए रहे। तो उसको इस समय स्लीपर बोला जाता था। स्लीपर आपका ट्रेन का कोच नहीं है यहाँ पे, स्लीपर वो लकड़ियाँ हैं जो ट्रैक को बिछाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जो 19वीं सदी थी वहाँ की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई। तो जब 1900 तक वहाँ पे इंग्लैंड में ओक के जो जंगल थे, ओक जो पेड़ होता है उसके जंगल लुप्त हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। इस वजह से वहाँ पे जब जहाज़ बनाने की बारी आ रही थी तो वो लकड़ियाँ उनके पास अवेलेबल नहीं थी, उनको नहीं मिल पा रही थी। तो 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा को अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। तो उस समय इसलिए 1820 में खोजी दस्ते भेजे गए थे कि इंडिया के जो, भारत के जो जंगल है उसको एक बार निवेश कर सके, उसका इस्तेमाल कैसे कर सके वो देख ले। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। और जब ये देखने आए थे उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ, हिंदुस्तान के जो जंगल है वो अच्छे हैं और इससे पेड़ काटे जा सकते हैं। और इस वजह से हिंदुस्तान के पेड़ काट के यहाँ से लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा निर्यात होने लगी, मतलब वहाँ पे भेजी जाने लगी। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आगमन और उपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थीं। इंजनों को चलने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेजी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1947 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1850 के दशक से जब भारत में भी रेलवे लाइन आ गई तो ये जो पेड़ों की कटाई थी इसकी जो स्पीड थी और बढ़ गई, क्योंकि पहले तो सिर्फ निर्यात हो रही थी जो लकड़ी थी, अब तो भारत में भी रेल लाइन बन रही थी, तो उसके लिए जो स्लीपर थे उसकी ज़रूरत बढ़ रही थी। तो
एक मतलब कुछ 1700 किलोमीटर के लिए स्लीपर बनाने के लिए भी बहुत सारी लकड़ियाँ लगती थी। तो इस वजह से जो पेड़ों की कटाई थी वो बहुत बढ़ गई थी। और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने मतलब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि निजी ठेके देने लगे लोगों को कि आप पेड़ काट के हमें लकड़ी दो, हम आपको पैसे देंगे। तो जो ये ठेकेदार थे जिनको ये निजी ठेके मिलने लगे, उन्होंने बहुत तेजी से बिना सोचे समझे लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि वैसे तो सरकार भी काट रही है, अब ये जो निजी ठेकेदार है वो भी लकड़ियां काट रहे हैं। तो इस चक्कर में जो कटाई थी, जो वन विनाश था, वो बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। अब चलिए हम देखते हैं बागानों के बारे में। तो यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी कर दी और उनको जंगलों को साफ कर दिया और चाय कॉफ़ी की खेती की जाने लगी। तो मतलब जब बागान बनाए तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत यूरोपीय देशों ने मतलब सबसे ज़्यादा ब्रिटिश लोगों ने, उन लोगों ने हमारे जो जंगल थे वो काट दिए, क्योंकि उनको चाय और कॉफ़ी की को उगाना था उन ज़मीनों पे, उसका प्लांटेशन करना था, उसको जो बागान बना दिया उन्होंने चाय कॉफ़ी की, ये सब वन को ख़त्म करके। और अब हम चलिए देखते हैं कि व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत कैसे हुई। तो इसके शुरू करने से पहले हम सबसे पहले डाइटरिच ब्रांडस और वैज्ञानिक वानिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने डाइटरिच ब्रांडस नामक जर्मन विशेषज्ञों को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और इसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो जब इतनी ज़्यादा कटाई होने लगी तो अंग्रेज़ भी चिंतित थे। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों की चिंता ये नहीं थी कि वन नाश हो जाएंगे, उनकी चिंता ये थी कि अगर वन नाश हो गए तो उनके काम के लिए लकड़ी उनको नहीं मिलेगी, जैसे जहाज़ बनाने के लिए या रेलवे बनाने के लिए। तो इस वजह से उन्होंने ये जो जर्मन विशेषज्ञ था डाइटरिच ब्रांडस, आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर दिख रही होगी, ये जो था ये डाइटरिच ब्रांडस था, तो उसको बुलाया गया कि यहाँ पे वो सलाह मशवरा करके देख सके कि क्या हालत है और उसकी कुछ सुलह निकाल सके। और इस वजह से उसको हमारे देश का पहला फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर नियुक्त किया गया, मतलब जो निदेशक था वन का। तो ब्रांडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं का चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों की लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित की जा सकेगी। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनाना होगा। तो इसने जब डाइटरिच ब्रांडस आया तो उसने क्या किया, उसने ये बोल दिया कि जो लोग पशुचारण करते हैं या जो निवासी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा काटते हैं पेड़ों को, उन सब पे रोक लगा देनी पड़ेगी। जो पेड़ है उनको संरक्षित, जो जंगल है, जो वन है, उनको संरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये जो हमारे निवासी लोग हैं वो पूरे पेड़ ख़त्म कर देंगे और अंग्रेज़ों के यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए वो पेड़ बचेंगे नहीं। इस तरह ब्रांडस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम का सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1960 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया, लेकिन आज की परिस्थितियों विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। तो इसके बाद जब ये आया उसके बाद यहाँ पे एक वैज्ञानिक वानिकी की स्थापना हुई, इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई और उसमें वैज्ञानिक वानिकी के बारे में पढ़ाने लगे। पर पहले उन लोगों को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है, लेकिन आज के लोगों का जो मानना है इसकी जो पूरी प्रोसीजर थी वो बिल्कुल ही वैज्ञानिक नहीं थी। तो ये प्रोसीजर क्या थी हम ये देखते हैं। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध
प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। मतलब वैज्ञानिक वानिकी के नाम पे इन्होंने जो हमारे जंगल थे जिसमें अलग अलग चीज़ें हमको मिलती थी, जैसा हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा था, वो पेड़ काट दिए और सिर्फ एक किस्म का पेड़ लगाने लगे। मतलब पूरे जंगल में सिर्फ एक किस्म का पेड़, इसकी जगह सीधी पंक्ति में, और वो भी एक लाइन में। इसे बागान कहा जाता था। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नापजोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। मतलब उन्होंने एक जैसे तो पेड़ लगाए और ये भी बोला कि जब ये पूरे पेड़ काट दिए जाएंगे तो फिर से हम उसी टाइप के एक ही टाइप के पेड़ लगाएंगे वहाँ पे, ताकि कुछ 15-20 वर्षों में ये फिर से इस्तेमाल किए जा सके, मतलब फिर से इनकी कटाई हो सके। 1865 में जो भारतीय वन अधिनियम के बारे में हम पढ़ेंगे कि 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। तो जो 3 श्रेणियां थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों में अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वन से ही लकड़ी ले सकते थे। मतलब जो सबसे अच्छे वन थे, जो सबसे घने जंगल थे, उनको इन लोगों ने आरक्षित कर दिया, यानी रिजर्व कर दिया कि वहाँ से अब जो गांव थे, जो निवासी लोग थे, वो कुछ भी नहीं ले सकते थे। ना वो अपने पशु का वहाँ चारण कर सकते थे, ना ईंधन प्राप्त कर सकते थे, ना लकड़ियाँ ले सकते थे। वो सिर्फ ग्रामीण और संरक्षित वनों से किया जा सकता था। यहाँ पे दोस्तों एक बुद्धिशीलता प्रश्न दिया हुआ है कि 5 राज्यों का पता लगाए जिनमें क्रमशः बड़े आरक्षित और संरक्षित वन हैं। इसका आंसर दोस्तों आपको खुद को एक बार ढूंढना होगा कि ये जो 5 राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आरक्षित और संरक्षित वन है वो कौन से हैं। ये आपका एक रिसर्च असाइनमेंट जैसा है, एक होमवर्क जैसा है जो आपको खुद से करना है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न दिया हुआ है जिसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। इस प्रश्न का है कि यदि आप 1862 में भारत सरकार की बागडोर आपके हाथ में होती और आप पर इतने व्यापक पैमाने पर रेलों के लिए स्लीपर और ईंधन आपूर्ति की जिम्मेदारी होती तो आप इसके लिए कौन कौन से कदम उठाते। वैसे दोस्तों आपको खुद भी सोचना चाहिए इसके बारे में, लेकिन मैं आपको कुछ जवाब ज़रूर देना चाहूँगी कि क्या क्या किया जा सकता था। तो पहली जो चीज़ की जा सकती थी वो यह थी कि जिन क्षेत्रों में स्लीपर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है वहाँ समान प्रकृति के पेड़ पुनः लगाए जा सकते थे, ताकि वन आवरण बना रहे। तो इससे हमारा ये मतलब है कि जब हमारा जहाँ पे भी स्लीपरों के लिए पेड़ काटे, जिन भी वनों में पेड़ काटे जा रहे थे, वहाँ पे अगर हम फिर से उसी टाइप के पेड़ तुरंत कटने के जो पेड़ काटे उसके बाद समान प्रकृति के पेड़ तुरंत लगा दें तो वहाँ पे जो वन आवरण है वो बना रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ कटते रहेंगे वैसे वैसे नए नए उगते भी रहेंगे। फिर आपके पास और भी है इसके जवाब। फिर जो दूसरी चीज़ हम कर सकते थे वो ये थी कि कोयले के खनन की बढ़ोतरी को बढ़ाने की कोशिश कर और
भाप इंजन चलाने के लिए इनका इस्तेमाल तो हम जो दूसरी चीज़ कर सकते थे वो यह थी कि जो कोयले की खनन है उसमें हम बढ़ोतरी कर देते, ताकि जो भाप इंजन है उसको चलाने के लिए लकड़ी को ईंधन की तरह ना इस्तेमाल करते हुए कोयले को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर देते। तो इस वजह से जो जंगल है वो भी बच जाते। फिर जो तीसरी चीज़ है जो हम कर सकते थे वो यह थी कि जंगल के मूल निवासियों द्वारा पेड़ों जंगल के मूल निवासियों द्वारा पेड़ों की कटाई को केवल उनके व्यक्तिगत आवश्यकता तक सीमित रखना। तो जो तीसरी चीज़ थी जो की जा सकती थी वो ये थी कि जो जंगल के मूल निवासी है उनके द्वारा जो पेड़ों की कटाई हो रही है वो केवल उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता तक सीमित रखना, मतलब उनकी सिर्फ व्यक्तिगत आवश्यकता पूरी करने तक के सीमित रखना और उनका उसका व्यवसाय वाणिज्य नहीं करने देना। तो उसके कारण जो उनका इस्तेमाल रहता वो भी कम हो जाता, जंगलों के वुड का, जो हमारी लकड़ी होती है उसका। और जो एक आखिरी उपाय मेरे पास है जो हम कर सकते थे वो था अवैध रूप से लकड़ी काटना लकड़ी काटने के लिए शिकारियों को जंगल में प्रवेश करने से इसका मतलब जो शिकारी जंगल में अवैध रूप से आ जाते थे और जंगल भी काटते थे और शिकार भी करते थे, उससे भी उस पर अगर रोक लगा दी जाती तो भी जो वन थे वो बच जाते। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो लोग थे उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ। तो जो लोग थे दोस्तों वो ऐसा था कि एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो लंबी हो, सख्त हो और सीधी हो, इसलिए सागवन और साल जैसे प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्म काट डाली गई। तो दोस्तों जो लोग थे जो ग्रामीण क्षेत्र में निवासी थे वो चाहते थे कि जो विभिन्नता है वो बनी रहे, जंगलों की जो प्रजातियों की विभिन्नता है, लेकिन वहाँ पे जो सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि एक ही टाइप के पेड़ उगाए जाए ताकि जो इनकी ज़रूरतें हैं जहाज़ बनाने की और रेलवे बनाने की वो पूरी होती जाए। तो इसीलिए इन्होंने साल और सागवन जैसे पेड़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया उगाने के लिए और बाकी प्रजातियों के जो पेड़ थे, जो भी वन में जो उत्पादन था, उनको काट दिया गया। उसके अलावा वन अधिनियम के चलते देश में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना और
मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैरकानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वन रक्षकों की दया पर वो निर्भर होते जा रहे थे और वो भी उनसे घूस लेते थे। मतलब जो लोग थे वो अब उनके पास चारा नहीं बचा था कि वो चोरी करे उसके अलावा, क्योंकि जो वन थे वो आरक्षित कर दिए गए थे और बाकी जो चीज़ें थी उनको बाकी जो नई नई प्रकृति थी, अलग अलग प्रजाति थी, उनको काट दिया गया। तो इस वजह से लोगों के पास सिर्फ चोरी करने का एक उपाय बचा था और उसमें भी अगर वो पकड़े जाते तो वो केवल जो वन में रहने वाले जो लोग थे, मतलब इनका जो वन रक्षक बने हुए थे, उनके दया पे निर्भर हो जाते। तो अब वो लोग भी उनसे घूस लेते थे, बहुत ज़्यादा घूस लेते थे, तो मुफ्त खाने पीने की चीज़ों की मांग करते थे आदि। तो इस वजह से जो लोगों का जीवन था वो बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित हुआ था सरकार की इन चीज़ों के, इन रूल्स के कारण। अब हम देखते हैं कि वनों के नियमों से खेती कैसे प्रभावित हुई। तो जो वन के नियम थे उसमें यूरोपियन उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता था। तो ये झूम और घुमंतू खेती के बारे में हमने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा था। मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या हुआ था, उसमें कैसे कैसे हम खेती करते हैं। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितेमन और आदि। मतलब ये जो खेती है इसके बहुत सारे नाम हैं। अभी मैं एक बार आपको दिखाती हूँ कि ये जो खेती है वो कैसे करी जाती है। तो घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें लगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, ब्राजील और कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का आदि। तो इस तरीके से हमारी जो झूम खेती होती है, जिसको हम इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, हमने इसके बारे में 8वीं कक्षा में भी पढ़ा है भूगोल में। तो वो इस तरीके से की जाती है। अब हम वापस आते हैं हमारे कि वन नियमों में खेती का कैसे कैसे प्रभावित किया गया। तो यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदायी था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही है, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं लगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फसलें फैलती, जो उनके बेशकीमती पेड़ थे उसमें लपटें आ जाती थी, तो उनके जो पेड़ थे वो भी जल जाते थे, उनका भी खतरा रहता था कि वो जल जाए। फिर रहता था कि घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदाय को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह के जरिए प्रतिरोध किया। तो ये सब आप देख सकते हैं कि जब सरकार ने घुमंतू खेती में पर रोक लगा दी तो लोगों को कैसे प्रभावित हुआ। और सरकार की जो घुमंतू खेती पर रोक लगाने की जो वजह थी वो यही थी कि अगर ये आग लगाते थे तो शायद इनके जो साल और सागवन के जो पेड़ है शायद वो जल जाए, ताकि मतलब फिर वो जहाज नहीं बना पाए अपने। और इस वजह से उनका जो कर वसूलते थे वो लोग, जो लगान वसूलते थे, उसमें भी बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो ट्रैक नहीं रख पाते थे कि कहाँ पे कैसे, क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, जाते रहते थे। तो इस वजह से सरकार ने घुमंतू खेती पर ही रोक लगा दी और इसी वजह से खेती को भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। देखते हैं कि शिकार की आज़ादी जो थी शिकार करने की जंगलों में, वो किसे थी। तो वन कानूनों के पहले जंगलों में या
उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरण, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई थी। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़ियों और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ना इनके मारा जाना चाहिए। तो जब शिकार के बारे में बात हो रही है, तो जो नॉर्मल लोग थे, जो निवासी थे गांव के, उनको मना कर दिया गया कि आप हिरण, तीतर वगैरह का शिकार नहीं कर सकते। ये सब हिरण तीतर ये लोगों का शिकार करके अपना व्यवसाय चलाते थे, तो इस वजह से इनका व्यवसाय छिन गया। और वहीं पे जो बड़े बड़े जानवर थे, जैसे कि बाघ हो गए या वुल्व्स हो गए हमारे, तो ये बाघ वगैरह, तो इन लोगों को मारने का एक बहुत खेल बना दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और इस पैमाने तक मारा गया कि बहुत सारी जो प्रजातियां थी वो लुप्त होने लगी, वो खत्म होने लगी। हम आज भी देखते हैं कि बाघों को बचाना कितना जरूरी है। तो ये जो बाघ लुप्त हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह उपनिवेशवाद थे। मतलब लुप्त अभी तक हुए नहीं है, माफ कीजिएगा दोस्तों, उसके बिल्कुल ऑलमोस्ट होने ही वाले। और अभी भी इसलिए जो इनको इतना प्रोटेक्ट करके रखा जाता है बाघों को, उस सब की वजह आपको उपनिवेशवाद के टाइम पे ही मिलेगी। एक खेल सा बन गया था कि जो जितने बाघ मारे वो उतना अच्छा। बाघों को बहुत पहले से मारा जा रहा था। मतलब आप अगर देखें तो मुगल दरबार में भी आपने सुना होगा कि इसने बाघ को मारा है, मतलब ये शहजादे ने, इस नवाब ने, या हमारे राजाओं ने भी बहुत बाघों को मारा है, क्योंकि वो एक स्ट्रेंथ का, आपकी शक्ति का एक साइन था तब के ज़माने में। लेकिन जब अंग्रेज आए तो ये बहुत बड़ी तादाद पे हो गए, क्योंकि ये लोग इनाम भी देने लगे थे। जो लोग इनको बाघों को और बाकी बड़े जानवरों को मार के लाके देते थे, उनके ऊपर एक इनाम आ गया था, तो इस वजह से उसकी संख्या बहुत बढ़ गई।